हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बोर्ड परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक है। कक्षा 10 विज्ञान के लिए हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज में आज जो लाए हैं वे न्यूमेरिकल्स हैं और प्रायः रिपीटेड फॉर्म में यही बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो 10-12 क्वेश्चंस हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर रिवीजन करिएगा और इनसे ज़्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चंस हर वर्ष आते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा और अपना रिवीजन करिएगा। तो देखिए, चलते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन हल करें तो इसी तरीके से आंसर डालें और लिखें कि ज्ञात है, और जो भी हमको दे रखा है क्वेश्चन में वो सारा कुछ क्रम से पहले लिखें। जैसे 8 ओम प्रतिरोध का, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि R बराबर 8 ओम, मात्रक जरूर लिखना है बहुत सावधानी से। इसके बाद क्या दे रखा है, T बराबर समय दे रखा है 2 घंटे तक, तो समय बराबर 2 घंटे। अब चूंकि इसे हमें बदलना पड़ेगा सेकंड में, तो बराबर 2 घंटे में 60 मिनट से गुणा करेंगे और फिर 60 सेकंड, तो इसमें आ जाएगा 6 × 36 दूना 72, 7200 सेकेंड। तो ये समय आ गया। इसके बाद क्या दे रखा है कि 15 एम्पीयर की विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से। I बराबर 15 एम्पीयर। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो देखिए, सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सूत्रों पर विशेष ध्यान दीजिए, सूत्र सदैव ध्यान में रखिए। तो ऊष्मा के लिए जो सूत्र होता है, ऊष्मा H बराबर I² RT, बस इसी में हमें मान रख देना है। I आपका कितना है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R हमारा दे रखा है 8, इंटू T है 7200। 15 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 225 गुणे 8 गुणे 7200। तो 225 और 8 की गुणा करेंगे जब, तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, 4 20 और 8 दूनी 16 और 2 18, 1800 आ गया, इंटू 7200, और इनकी भी गुणा कर लेंगे। जब इनकी गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे ये, और फिर 18 दूना 36, 18 सत्ते 126 और 3 129। तो ये हमारी जो ऊष्मा है इसका मात्रक जूल होता है। इस तरीके से लिख देंगे। बस इसी तरीके से सवाल लगाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आए हुए हैं और इन्हीं से हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेती है। मोटर द्वारा 2 घंटे में उपयुक्त ऊर्जा की गणना करो। तो फिर से हम जो हमें ज्ञात है उसे लिख लेंगे। 220 वोल्ट है तो V बराबर 220 वोल्ट, मात्रक जरूर लिखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी में भी। 5 एम्पीयर की विद्युत धारा, तो I बराबर 5 एम्पीयर। इसके बाद दे रखा है मोटर द्वारा 2 घंटे में, तो समय T बराबर 2 घंटा। यहाँ पर समय हमें बदलना नहीं है,
चूँकि उपयुक्त ऊर्जा जो है हम किलोवाट घंटा में भी लिख सकते हैं। तो वे ऊर्जा जो है वो W बराबर, ये भी सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, हालांकि पढ़ रखा होगा, VIT। अब V हमारा यहाँ पर कितना है, 220 है, I 5 है और T है 2 घंटे। तो ये जो हमारा आ जाएगा 220 गुणा 5 दूना 10, ये हमारा आएगा वाट प्रति घंटा। इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं। अब यदि हम इसको किलोवाट प्रति घंटा लिखना चाहें तो वाट से किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। 220 गुणे 10 बटे 1000, तो 1 0 ये कट गया, बराबर 22/10 और 10 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2। ये आ गया आपका किलो वाट घंटा। ये हमारा आंसर है और फाइनली ये हमने सवाल कर लिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कोई भी सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना करो हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न उसमें ऊर्जा, हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। तो अब हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो भी हमको इसमें ज्ञात है, तो इसमें सामर्थ्य दे रखा है, तो सामर्थ्य को किससे लिखते हैं, P बराबर 1000 वाट और V बराबर 250 वोल्ट। इसके बाद है मेंस से जोड़ा जाता है हीटर में प्रवाहित धारा, और फिर समय भी दे रखा है प्रति मिनट। तो जब इसकी ज़रूरत लगेगी तो हम लिख देंगे T बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना है कि हीटर में प्रवाहित धारा। तो देखिए धारा के लिए सूत्र क्या होता है, I बराबर P/V। देखिए सूत्र हम वही लिखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध होता है और उसी में मान डाल के हमें निकालना रहता है। तो बराबर P हमारे पास कितना है, 1000 है, V हमारे पास है 250, ये कट गया 25 एकम 25 चक्कू 100। तो I बराबर जो आपका आ रहा है आंसर वो है 4 एम्पियर। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हम अगला आंसर देखेंगे। अगला पूछ रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध। तो देखिए तार का प्रतिरोध क्या है, सेकेंड पार्ट है, R बराबर V²/P। तो हमारे पास V कितना है, 250 है, 250 का स्क्वायर बटे 1000। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 250 का स्क्वायर है 250 गुणा 250 बटे 1000। ये 1 0 ये 1 0 काट दिया, 5 दूना 10 पचम 25। तो ये बराबर आ गया 25 पंचे 125 बटे 2 बराबर 2 से जब इसको भाग करेंगे 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 10 लगाएंगे 2 पंचे 10, 62.5 ओम। ओम का ये सिंबल होता है।
बाकी हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तीसरे में पूछता है हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखिए प्रति मिनट ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी, H बराबर, अभी हम लोगों ने इसके पहले सवाल हल किया था, तीसरा पार्ट है इसका, H बराबर I² RT। तो I हमारे पास है, अभी निकला हुआ है 4 का स्क्वायर इंटू R अभी हमको पता चल गया है 62.5, और समय है 1 मिनट यानी कि 7 सेकेंड। इसको हल कर लेंगे, 4 चक्कू 16 गुणे 62.5 गुणे 16 छक्का 96, ये 0 आ गया, 16 छक्का 96, 960 गुणे 62.5, और तो ये गुणा करने पर आएगा 60,000 जूल। तो ये हमारा तीसरा पार्ट लग गया। इसके बाद अभी एक पार्ट और है, पूछता है कि हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। तो देखिए देख लेते हैं, व्यय ऊर्जा बराबर होता है वाट इंटू घंटा बटे 1000। हल कर लेते हैं इसको, वाट इंटू घंटा, यहाँ पर वाट सामर्थ्य को लिखेंगे, सामर्थ्य कितना है, 1000 वाट है, 1000, 2 घंटे है और बटे 1000, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, बराबर 2 किलोवाट घंटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से 1 बार 2 बार ज़रूर आप लोग रिवीजन करिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं, ये आप लोग भी देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखिए 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम तथा 1 ओम हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है कि आप लोगों को ये पता होगा कि जब भी प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी आप लोगों की सहायता के लिए बना रखा है समझने के लिए, कि देखिए ये हमने जो है 3 ओम और 6 ओम जो दिया हुआ है, इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। तो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कम आता है, और फिर श्रेणी क्रम में देखिए अगर हम श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 2 11 ओम आ जाएगा। इसका मतलब है 4 ओम आना है। तो हम देखते हैं कि 6 और 3 को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे और फिर उनके श्रेणी क्रम में 2 ओम को जोड़ देंगे तो फिर 4 ओम आ जाएगा। ये गणना हमें थोड़ी सी लगानी पड़ती है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया क्या है, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम,
और R3 बराबर 6 ओम। ये दे रखा है हमें, और हम निकालेंगे कि पहली कंडीशन के लिए कि जब प्रतिरोध 4 ओम हो, तो जब 3 व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों। बहुत ध्यान से देखिएगा, समांतर क्रम में जुड़े हों। जब समांतर क्रम में ये जुड़े होंगे तो हम निकाल करके देखते हैं। समांतर क्रम में जुड़ने का सूत्र क्या होता है कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है, मान लो ये जो है R डैश निकाल रहे हैं, तो 1/R डैश बराबर 1/, ये 3 है R2 प्लस ये है R3, 1/R3। अब 1/3 प्लस 1/6, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 6 और 3 का लासा है, 6 आएगा, और 3 दूना 6, 2 और 6 एकम 6, तो आ गया 3/6। 3/6 यानी कि 1 और 2 बराबर 1/2 ओम। ये है 1/R डैश। तो जब हम R डैश लिखेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 2/1 यानी कि 2 ओम। अब ये 2 ओम प्रतिरोध इन दोनों का आ गया, जो कि समांतर क्रम में जुड़े थे। अब पुनः इसे 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब देखिए जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आएगा R डबल डैश, मान लीजिए हम इसको डबल डैश का नाम दे देते हैं, बराबर R1 प्लस R डैश। तो R1 हमारा है 2 और R डैश भी है 2, तो ये बराबर आ जाएगा 4 ओम, और यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं इसके नीचे, इस प्रकार 3 और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में और उसके साथ 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 4 ओम प्राप्त होगा। बाकी हम इसी तरीके से हल कर देंगे तो भी ठीक है। अब अगला जो पार्ट इसका कहता है कि 1 ओम हो कुल प्रतिरोध, तो सेकेंड पार्ट के लिए देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए, ये एक फिगर बना रखा है, इसमें कोई भी क्रम हो, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, तो ये तीनों ही श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ये देखिए जब डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब प्रतिरोध कम से कम निकालना हो तो हमें प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। अब सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान डाल देंगे। 1/R बराबर 1/R1 है आपका 2 प्लस 1/3 और प्लस 1/6, तो इन तीनों का लासा जो है वो हमारा 6 आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3,
3 दूना 6, 2 एक कम 2 और 6 एक कम 1। अब देखिए कितना आएगा, 3 2 5 1 6/6, यानी कि 1/r बराबर 1/1, अर्थात r बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 ओम। तो इस प्रकार तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें मिनिमम प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त हो जाता है। इस तरीके इस सवाल को हल करेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही ध्यान से, और आप लोगों को रिवीजन ज़रूर करना है, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। एल लंबाई व ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब पहले जो लंबाई थी उसकी लंबाई को 1/3 कर दिया गया है और मोटाई को 3 गुना कर दिया गया है। सवाल इस तरीके से भी दिया जा सकता है, सेम सवाल, कि एल लंबाई व ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है और इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई इसकी 1/3 तथा मोटाई 3 गुनी हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करो। और क्वेश्चन और इसका आंसर सेम यही रहेगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं कि मान लो पहले जो तार था वो इस तरीके से एक तार था जिसकी एल लंबाई थी और इसकी मोटाई क्या थी, ए। इसके बाद इसी तार का जो है इसकी 3 गुनी मोटाई करके और इसकी लंबाई को 1/3 कर दिया, यानी छोटा कर दिया गया। ये L/3 हो गई और ये हो गया 3A। तो देखिए हल करते हैं सवाल को। R1 बराबर, जब दो प्रतिरोध हमें ज्ञात करने हैं तो किस तरीके से हल करेंगे। R1 बराबर 10 ओम दे रखा है और R2 हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा इन दोनों का वो एक ही होगा, क्योंकि लिख दीजिए, चूंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, अतः इनका विशिष्ट प्रतिरोध, ये लिख देना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से लिखा रहता है तो हमें नंबर अच्छे मिलते हैं। तो अतः इनका विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब तार के लिए इसका प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र देख लीजिए, R बराबर रो L/A। अब ये सूत्र है तो इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले जो है प्रथम तार के लिए, जो पहले से तार था, तो उसके लिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो, और L है इसकी लंबाई, L की जगह L लंबाई है और A की जगह A मोटाई है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे देख लीजिए, अब द्वितीय तार के लिए जो दोबारा तार बनता है, द्वितीय तार के लिए इसको R2 मान लेते हैं, जो इसका प्रतिरोध होगा, रो सेम रहेगा,
और एल की जगह क्या है, L/3 और बटे ए कितना है आपका, वो है 3a। तो अभी इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या आएगा, रो एल, ये जो बटे में 3 है नीचे आ जाएगा, इंटू 3a, तो बराबर आएगा R2 बराबर रो L/9a। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग कर देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर हमें R2 ही ज्ञात करना है। तो समीकरण नंबर 2 में जब 1 का भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R2/R1 बराबर रो L/9a बटे, पहले में क्या है, रो L/a। अब देख लीजिए, चाहो तो यहीं पर थोड़ा सा काट देते हैं, रो और रो तो कट ही जाएगा, बराबर क्या बचेगा, L/, ये नीचे आ जाएगा 9a इंटू L, और ये जो सबसे नीचे a है ये ऊपर चला जाएगा गुणा में। अब ये L और L भी कट गया, A और A भी कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 और यहाँ पे 9 है। तो R2, अब R1 का मान हमको पता है, चूँकि R1 बराबर 10 ओम, तो R1 का मान डाल देंगे बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 9R2 बराबर 10 एकम 10 गुणा 1 यानी 10 ही आ जाएगा। तो R2 बराबर 10 गुणा 1/9 बराबर 10/9 ओम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार में क्लियर नहीं होता है तो आप इसको दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे तो ये पहले भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन अब इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, अगला 5 सेंटीमीटर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है हमारा जो वस्तु होती है उसी को बोलते हैं बिंब या वस्तु। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। हमें जो ज्ञात है वो वस्तु की लंबाई, जो बिंब की लंबाई है वही वस्तु की लंबाई h से भी लिख सकते हैं, बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और f है 10 सेंटीमीटर। f बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है और 25 सेंटीमीटर अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो वस्तु की दूरी है उसको माइनस में ही लिखेंगे, -25 सेंटीमीटर, और रखा गया प्रकाश किरण के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर v निकालना है पहले। तो लेंस सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेंस सूत्र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए इसको। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u। मान डाल देंगे, 1/10 बराबर 1/v
v माइनस 1/-25। अब इसको यदि हम इधर ले आएं तो ये क्या है, 1/v और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 बराबर 1/10। यही है, ये इस तरफ से इस तरफ लिख लिया, हमें 1/v चूँकि निकालना है इसलिए। तो अब जो है 1/v बराबर 1/10 और ये प्लस 1/25 है, इधर जाके माइनस 1/25 हो जाएगा। तो बराबर 10 और 25 का हम लासा लेंगे तो ये आएगा 25 दूना 50। अब 10 पच्चे 50, 5 एकम 5 माइनस 25 दूनी 50 2, तो बराबर 3/50। 1/v बराबर 3/50 है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 50/3 बराबर, इसको भाग करेंगे तो 16.2 बचा, फिर तिछाक 18। अब ये अशांतावर्ती हो गया, इतना सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब एक चीज़ तो इस क्लियर हो गई, नीचे यहीं पर लिख दीजिए कि अतः प्रतिबिंब लेंस से 16.66 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये हो गया आपका। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है। देखिए यहीं से कर लेते हैं। अब हमें निकालनी होगी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता या आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है v/u बराबर v है, मान लेते हैं h डैश, और u क्या है, h है। h डैश ये क्या है, ये होती है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है, और ये क्या होती है, बिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई। तो यहाँ से लिख लेते हैं m बराबर, अब v हमारा है 50/3, 50/3, और u का मान है नीचे, वो है -25 बराबर h डैश हमें ज्ञात करना है, और वस्तु की लंबाई दे रखी है h बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसी को हम हल कर लेंगे, तो 50/-75 बराबर h डैश बटे 5। यहाँ पर काट भी सकते हैं इसको, थोड़ा सा देख लीजिए। 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, यानी 2/-3 बराबर h डैश 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 h डैश बराबर 5 दूना 10। अब h डैश बराबर 10/-3, तो इससे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3.33 सेंटीमीटर। तो अब हम नोट कर देंगे यहाँ पर, इस प्रकार प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 3.33 सेंटीमीटर, और ये माइनस में आया है
इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति जो पूछ रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ और इसमें कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति याद करना है। तो हमने स्थिति, आकार और प्रकृति सारा कुछ देख लिया। अब हमें देखना होगा कि किस तरीके से इससे बनेगा ये प्रतिबिंब। तो हम ऐसे रफली एक बना लेते हैं, देख लीजिए आप लोगों को जब पेपर में बनाना हो तो बिल्कुल पटरी और प्रकार से बनाइएगा। ये लेंस है मान लीजिए, और ये इसका फोकस है, प्रथम फोकस, और ये हो गया इसका, लेते हैं F2 है, और यहाँ पर ये वस्तु रखी है। तो वस्तु से लेंस से जो बनता है वो किस तरीके से, एक तो इसके प्रकाशिक केंद्र से किरण जाती है और दूसरी जाती है इसके द्वितीय फोकस से, और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा ये। तो ये हमारा जो है प्रतिबिंब बन गया वास्तविक और उल्टा। तो इस तरीके से हम किरण आरेख खींच करके इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी हैं सभी के सभी आएंगे, क्योंकि 3 और छोटे हों तो चौथा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन अवश्य ही मिल जाएंगे। देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। बिल्कुल, तो देख लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या दे रखा है, यानी कि हमको जो ज्ञात है हम पहले लिखते हैं R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु, इसका मतलब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, F बराबर क्या होता है R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी यानी F बराबर हम क्या लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। अब -10 क्यों लिखा, क्योंकि दे रखा है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव में लिखी जाती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो -15 होगी ये भी, इसको U से लिखेंगे, U बराबर -15 सेंटीमीटर। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र क्या है, देखिए अभी हम लोगों ने लेंस का सूत्र पढ़ा था, इसी तरीके से दर्पण सूत्र है। बस दर्पण सूत्र में क्या है कि प्लस होता है और उसमें माइनस होता है। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अभी तक वहाँ पर क्या था, 1/V माइनस 1/U था, यहाँ पर प्लस है। इतना ही दर्पण और लेंस के सूत्र में इतना ही अंतर है। अब ये 1/-10 बराबर 1/V, V का मान हमें निकालना है, प्लस 1/, और ये -15।
अब 1/-10 बराबर 1/v और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/15। अब हम अगर इसको इधर ले आते हैं तो 1/v माइनस 1/15 बराबर -1/10। ये इस तरीके से आ गया। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/10 और ये माइनस इधर आके +1/15 बराबर 15 और 10 का लासा लेंगे तो ये आएगा 30, 10 तिहाई 30 माइनस का 3 प्लस 15 दूना 30 प्लस का 2, तो ये हमें आ गया -1/30। अब ये है 1/v, तो v बराबर कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। ये हो गई प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी है तो ये माइनस में आ रहा है तो हम नीचे इसको क्लियरिफाई करके लिख भी देंगे। इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने की ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। देखिए सारे क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं और इनको आपको रिवीजन अवश्य करना है। यही मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि अब जैसा कि आप लोग जानते हैं मुश्किल से हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं और इसी में हमें सब कुछ क्लियर करना है। देखिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो MCQs हैं, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। बिल्कुल, देखिए जो अपवर्तनांक होता है उसको हम किससे लिखते हैं, n से। अब हमको ज्ञात क्या है, अब वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल तो यानी एयर AN और W मीन्स वाटर, A मीन्स एयर। ये कितना दे रखा है, ये है 4/3। और दूसरा जो ANG है, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वो कितना है 3/2। ANG बराबर 3/2। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार ये है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब हम सापेक्षिक निकालते हैं तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो कैसे लिखेंगे, अभी आप लोगों को बताया था, WNG बराबर, अब ये होता क्या है, WNG बराबर होगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। बस यही मान डाल देंगे बराबर ANG हमारा कितना है 3/2 है और बटे ANW है 4/3। इसको और थोड़ा सा हम अगर क्लियरिफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 गुणे 4 और ये 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 9/8।
ये हमारा आ गया क्या, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब अगली बार जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हम लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, तो जो पहले जिस तरीके से हमने लिखा था WNG, तो GNW यानी ग्लास और ये वाटर बराबर क्या हो जाएगा, अब ये ANW/ANG हो जाएगा, पलट जाएगा। तो बराबर 4/3 ऊपर और 3/2 नीचे। तो आगे देखेंगे इसमें क्या होगा, 4/3 × 3 और ये 2 ऊपर, तो बराबर आएगा 4 दूना 8/3 तिहाई 9। पहले देखिए 9/8 है और बाद में फिर 8/9 है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की बात है। एक बार आप लोग इसको समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो देखिए कहता है कि किसी निकट दृष्टि दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यानी कि V बराबर कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर, और U क्या है, U तो अनंत होता है। अनंत जो है देख सकती हैं हमारी आंखें अनंत तक दूरबिंदु। तो इसका F जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही लेंस का ही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि नेत्र में भी क्या होता है, नेत्र में भी लेंस होता है 1/F बराबर, अभी आप लोग अगर भूले ना हो तो 1/V - 1/U। तो बराबर 1/80 माइनस 1/अनंत। अब अनंत का मान क्या होता है, अब ये V जो है, V का मान हमने डायरेक्टली लिख दिया है। ये जो है नेत्र के सामने है, तो ये क्या है, माइनस का 80 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो बराबर -1/80 और माइनस अनंत से जब किसी को भी भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये जो है वो बराबर कितना आ जाएगा, -1/80। तो ये 1/F बराबर 1/80 है, तो F बराबर क्या आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारा आ गया फोकस दूरी। अब लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, यहीं पर देख लेते हैं। लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता P बराबर 100/F। तो इस तरीके से हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100/-80, 0 0 कट गया, और 8 से जब 10 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, -8 × 8 और 2 10 20 हो गए, दशमलव लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, माइनस का 1.25 और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, डी भी लिखते हैं, डायोप्टर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आ गई इसकी क्षमता। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें क्लियर, तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति को
व्यक्ति को -1.25 डायोप्टर का कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। चूंकि ये माइनस में आ रही है क्षमता, तो ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है रिपीट मोड में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट ऑफ द सब रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। आप कोई भी जो है क्वेश्चन बैंक या लगा करके मॉडल पेपर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। दो बल्ब जिसमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करो। तो देखिए, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन हैं ये इसी तरीके से आते हैं। मान लीजिए कि इसमें कुछ भी बदलता है, कोई भी डिजिट बदलते हैं, तो भी आपको इन्हें करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिजिट बदलने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उसको समझ के इसीलिए करिए। देखिए, दो बल्ब हैं कहता है, तो मान लेते हैं कि एक P1 बराबर कितना है? 100 वाट दे रखा है, और P2 बराबर कितना है? 60 वाट। अब V1 बराबर दे रखा है 220 वोल्ट, और V2 बराबर भी 220 वोल्ट। इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो R बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? V²/P। तो R1 क्या हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा V1² तो V हमारा कितना है? बराबर 220 का स्क्वायर बटे P1 जो है वो है 100। इसको इसी प्रकार से लिखा रहने देते हैं और R2 निकाल लेते हैं। इसी प्रकार R2 बराबर क्या हो जाएगा? V2² बटे P2। तो ये भी आ जाएगा 220 का स्क्वायर बटा 60। अब चूंकि ये आपको पता है कि R1 और R2 कहता है दो बल्ब जिसमें लिखा है को एक सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो चूंकि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो हम लिखेंगे चूंकि R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर, क्योंकि समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का क्या सूत्र है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब हम इसको हल कर लेंगे। बराबर 1/ और R1 का मान क्या है? 220 स्क्वायर अपान 100 प्लस 1/R2 का मान है 220 का स्क्वायर, और इसके भी 100 है अपान। अब देखिए, बराबर क्या आ जाएगा? ये 100 जो है ये ऊपर चला जाएगा। 100 बटे, अभी हम इसको हल इसी तरीके लिखेंगे। 100 बटे 220 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर अरे R2 में कितना था 60 था अपान में, यहाँ पे जरा सी भी गलती 60/220 स्क्वायर, पूरा सवाल हमारा जो है ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। अब देख लीजिए हर दोनों में बराबर है, तो बराबर अगर हम इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा 220 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 + 60। यदि हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा बराबर 160/220 का स्क्वायर है, तो इसको हम 220 × 220 लिख लेते हैं। और थोड़ा सा जितना भी ये हल हो जाता है हल करते हैं, देखिए 0 0 कट गया और 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 1 कम, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बराबर ये ऊपर कितना बचा है 8 और नीचे बचा है आपका 220 × 11। अभी ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 और 2 4 पंचे 20, तो बराबर 2/11 पचे 55 और 11 पचे 55 5 60। अब 605 से जब हम 2 को भाग करेंगे, क्या ये है 1/r। अब चूंकि 1/r ये आ रहा है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 605/2। अब हम इससे भाग कर देंगे इसको, तो 2 3 6 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 302.5 ओम ये हमारा प्रतिरोध आ गया। अब कहता है समांतर क्रम में जोड़ा गया है सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। तो हमें धारा निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। धारा के लिए सूत्र क्या होता है, V बराबर IR, आप लोगों ने पढ़ा होगा, V बराबर IR या I बराबर V/R। तो इसी में मान डाल देंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, V का मान कितना है, V का मान है 220 बटे, और R का मान अभी निकला है 302.5। ये दशमलव हटाएंगे तो एक 0 ये बढ़ जाएगा, और इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा I का मान आ जाएगा। वैसे आप चाहो तो इतने एम्पियर भी लिख सकते हो या इसको हल भी कर सकते हो, गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सवाल नंबर 10 हो गया। अब हम 1-2 सवाल और देखते हैं, बहुत जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम लोगों ने 10 सवाल पढ़ लिए फटाफट। देखो ये एक परिपथ दे रखा है, दिए गए परिपथ में गणना करो परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो देखिए परिपथ में दे रखा है कि 2 प्रतिरोध जो है क्रम से जुड़े हुए हैं। ये 20 ओम और 10 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, फिर ये 5 ओम और 25 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और फिर इनको 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो कुल प्रतिरोध जो निकालना है, तो हम जब पहला पार्ट लगाते हैं इसका, तो देखिए कुल प्रतिरोध के लिए क्या है, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध हम इसको R' मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा R1 + R2। R1 हमारा है 20 + 10 बराबर 30 ओम। अब
R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में है। अब R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में है, अतः R डबल डैश कर देते हैं बराबर R3 प्लस R4। तो R3 कितना है, R3 यहाँ पर है 5 प्लस R4 है 25, तो बराबर ये भी आ गया कितना 30 ओम। अब देखिए ये दोनों आपस में फिर कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। अब ये लिखना है कि पुनः दोनों तुल्य प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। अब इन्हीं को जोड़ देंगे और बराबर 1/30 प्लस 1/30। तो देखिए दोनों का लासा 30 ही आ जाएगा, ऊपर 1 और 1 आ जाएगा बराबर 2/30 यानी 1/15। 1/R बराबर 1/15 है, तो R बराबर कितना आ गया 15 ओम। तो ये हमारा जो है कुल प्रतिरोध आ गया। अब परिपथ में प्रवाहित धारा निकालने के लिए हमें ज्ञात क्या है, सेकेंड पार्ट जो इसका है, V बराबर दिया हुआ है कितना 24 वोल्ट और R बराबर अभी हम लोगों ने हल किया है कितना 15 ओम। तो अब आप लोग जानते हो धारा के लिए I बराबर V/R। अभी हमने इसके पहले भी सवाल में सूत्र डाला था, I बराबर V/R बराबर V हमारा है 24, R है 15। अब इसको हल करेंगे तो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 बराबर 8/5 और 5 से इसको यदि डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 5 × 1 = 5 और 5 × 30 दशमलव लगाएंगे 1.6 एम्पियर। ये हमारा एक आंसर आ गया। एक आंसर हमारा ये आ गया था। तो ये हमारे दोनों पार्ट लग गए। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, लेकिन ये है कि इनको अब अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो मैं बिल्कुल आपसे कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो कोई भी न्यूमेरिकल आपका छूटेगा नहीं। बस आप लोग इनको 1 से 2 बार तक रिवाइज ज़रूर कर लीजिए ताकि ये हमें पता चले कि इनको कैसे हल करना है। देखिए ये एक सवाल है, 2.5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। बहुत ही छोटा सा सवाल है, कभी कभी जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, जो आपके बहुविकल्पी आते हैं। तो इसके लिए क्या है दे रखा है, लेंस की क्षमता बराबर 2.5D है और यहाँ पर हमें F को जो है वो ज्ञात करना है। क्षमता क्या होती है, P होती है, P से लिखते हैं। तो सूत्र होता है F बराबर 1/P। तो F ही हमें ज्ञात करना है, तो बराबर 1/, और P का मान है 2.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, 5 × 25 बराबर 2/5। और 5 से अगर 2 को हम भाग करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा
दशमलव लगेगा, 5 चक्कू 20। तो F बराबर 0.4 क्या है, डायप्टर में है यानी कि मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी जरा सी भी देरी नहीं लगनी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी टार्च के बल्ब पर 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है। बल्ब की शक्ति, इसका प्रतिरोध तथा 4 घंटे जलाने पर ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले देख लो, हम लोग लिख लेते हैं कि ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें ज्ञात है कि V बराबर 5 वोल्ट है और P बराबर 500 mA यानी कि बराबर 500 गुणे 10⁻³ एम्पियर है। T बराबर क्या दे रखा है, T बराबर है 4 घंटा। तो इसको 4 घंटा है, इसको अगर सेकेंड में बदलेंगे तो बराबर 4 को हमें 3600 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 00, 4 छंगे 24, 4 3 12 और 2 14, 14,400 सेकेंड। अब हमें जितनी भी चीज़ें थी सभी हमने नोट कर ली। अब सबसे पहले पूछता है कि बल्ब की शक्ति। तो पहला सवाल, पहला जो है क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब की शक्ति P बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र भाई आप लोग जरूर याद करिएगा, क्योंकि बच्चों जब सूत्र ही याद होंगे तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। I कितना दे रखा है, I हाँ, I का मान जो है वो कितना है, 500 गुणे 10⁻³ और बराबर 2500 गुणे 10⁻³ अब इसको अगर -3 हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.5 वाट। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इसका। और दूसरा पूछता है कि इसका प्रतिरोध। तो R बराबर, यहीं पर देख लेते हैं, R बराबर V/I, क्योंकि V बराबर RI होता है, उसी से R बराबर V/I। तो V का मान कितना है, 5 वोल्ट है और I है कितना, 500 × 10⁻³ इसको देखेंगे बराबर 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ बटे 500 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 बटे 500, 5 एकम 5 दशम यानी बराबर 10 ओम। ये आ गया हमारा R। अब इसके बाद पूछता है कि 4 घंटे जलाने पर ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो जब हम 4 घंटे तक जलाएंगे तो हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो W बराबर, सूत्र क्या होता है, VI/T। तो V भी हमें ज्ञात है और VI की जगह बल्कि हम P का मान भी रख सकते हैं। VI अभी हमने निकाला है 2.5 वाट, तो VI की जगह हम लिख देते हैं P × T। तो बराबर P का मान है 2.5 × T हमने निकाला था 14,400 सेकेंड। तो बराबर जब इसका गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा
फिर ये 0 आ जाएगा, 25 चक्कू 100, 10 25 चक्कू 100, 110 11 25 25 25 11 36 और एक अंक पहले दशमलव यानी 36,000 जूल। कितना आ जाएगा? 36,000 जूल। तो देखिए सारे क्वेश्चन हल हो गए। बच्चों आप लोग प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसलिए अपने जो भी मित्र हैं उन लोगों को भी आप ये क्वेश्चंस पहुंचाइएगा। तो धन्यवाद, और आगे हम लोग जल्द ही मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।